यस सर। कोई बैकग्राउंड नॉइज गुड तो नहीं है? इवनिंग। नो सर। हेलो बेटा। तो लास्ट क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चन दिया था, डीपीपी सॉल्व किया तुम लोगों ने बेटा? जो डीपीपी में क्वेश्चन था, अगर इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हो अभी फिलहाल के लिए। आदित्य, कोई डाउट है डीपीपी में? नो सर। किसी का? अस्मिता, अविक्रम, आयुष, किसी को कोई डाउट नहीं है? नो सर। सबका क्वेश्चन हो नो गया सर। बेटा? यस सर। सबने किया कि नहीं खुद से? सर किया था। किया था तो कोई डाउट नहीं है इन सब क्वेश्चन में? पूरा हो गया? 15 क्वेश्चन था बेटा, सब क्वेश्चन हो गए? सर एक ओके। में था, मैं आपको देख के बताता हूँ। तो जिसको भी डाउट होगा तुरंत पूछ लो 1-2 मिनट में, ठीक है? उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आज का उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आज का टॉपिक तुम लोग मालूम है ना? आज हम लोग पढ़ना है केमिकल इक्विवेलेंट्स। सर। पूछो बेटा। सर। हाँ पूछो, अभी कम बोलो। सर आप जो आप टॉपिक्स करा चुके हैं सर, आप एक बार इनको रिवाइज करवाएंगे सर, मतलब आने वाले टाइम में? रिवाइज? रिवाइज भी क्या करना बेटा, जितना भी है तो सब कुछ तो अवेलेबल है इंटरनेट पर, है ना? ऐसा सर तो है मतलब नहीं कि कुछ मैंने कुछ डाउट हिडन। पूछने हो हाँ, तो सर फिर कैसे, हाँ मतलब? डाउट पूछ सकते, बिल्कुल बिल्कुल डाउट पूछ सकते हो, ठीक है? अब मतलब थ्योरी वाला पार्ट है, थ्योरी वाला पार्ट तो अवेलेबल रहेगा इंटरनेट पर ना, तो भाई कभी भी तुम सर जाकर रिवाइज वैसे कर तो सकते वीडियोस हो। भी अवेलेबल हैं, बट सर वो कई बार डाउट्स आ जाते हैं ना सर, पुरानी वीडियोस देख हाँ के, तो बिल्कुल, सर। नहीं नहीं डाउट डाउट पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कभी भी डाउट पूछ सकते हो, ठीक है? ओके सर। सर आपने होमवर्क क्वेश्चन दिया था एक। होमवर्क क्वेश्चन कौन सा था बेटा? क्वेश्चन नंबर मालूम है? मैंने बोला था सर क्वेश्चन सर, बोलो। सर एक मिनट। मैंने बोला था कोड इतना याद कर लेना, कोड में इसमें एंटर करूँगा तो सर आ जाएगा क्वेश्चन, 2913। ठीक है? 2913। सर 291। 2913। ओके, ये क्वेश्चन था ना? नो सर ये नहीं था, वो दूसरा होगा फिर। 2913 तो यही है बेटा। सर मैंने गलत नोट कर लिया शायद। 669 होगा। 69? 3669 3669? दो लिखे हुए हैं मेरे पास। 3669, ये वाला, ये तो हो चुका था नहीं सर, ये तो मैं। यस सर ये हो गया था। हम्म, 3669 हो गया था, 3598 होगा तब। सर 3598। 3882 था सर। 3882, ओके, 3882। ये परसेंटेज यील्ड का क्वेश्चन था, है ना? यस सर परसेंटेज यील्ड का था। यस हाँ सर ये ये तो वाला था। क्वेश्चन मैंने दिया। मैंने बोला था इसका परसेंटेज यील्ड कितना होगा ये तुम्हें बताना होगा, है ना? इन दिस रिएक्शन अमोनिया +5 F2 gives N2 F4 + 6 HF।
तो यहाँ पर दिया गया है N2F4 3.56 ग्राम ऑफ N2F4 is obtained by mixing 2 ग्राम ऑफ अमोनिया एंड 8 ग्राम ऑफ F2 द परसेंटेज यील्ड। तो पहले इसको देख लेते हैं बेटा, है ना, इसको कर लेते हैं, ठीक है। इसी पर जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड वो हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो जो अमोनिया है अमोनिया यहाँ पर दिया गया 3.56 ग्राम, 3.56 ग्राम, है ना। तो इसका नंबर ऑफ मोल्स निकाल लोगे तो 3.56 नहीं अमोनिया नहीं दिया, अमोनिया दिया गया है 2 ग्राम। ओके, तो हियर 2 ग्राम ऑफ अमोनिया इज गिवन। तो 2 ग्राम अमोनिया दिया गया है। F2 कितना दिया है बेटा, बोलो देखकर, 8 ग्राम, है ना। और N2F4 कितना बना, तो ये जो बन गया बेटा इसको मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ 3.56 ग्राम। तो ये जो तुम्हारा दिया गया 3.56 ग्राम, ये तुम्हारा एक्सपेरिमेंटल यील्ड है, एक्सपेरिमेंटल यील्ड, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल यील्ड है, ठीक है। और अब इसका नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। अगर नंबर ऑफ मोल्स बात करते हो तो अमोनिया का नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा बेटा, 2 डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ अमोनिया कितना होता है बेटा, मोलर मास अमोनिया 17 होता है, ठीक है, 17 हो जाएगा ये। तो हो जाएगा 0.116। अगर फ्लोरीन की बात करोगे F2, तो F2 का कितना होगा बेटा, 38 ग्राम। 38 ग्राम, 38 डिवाइड बाई 38 कर दोगे तो ये आ जाएगा इसका नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो अब ये जो नंबर ऑफ मोल्स है तुम्हें दिया गया पहले से, ठीक है, हटा देते हैं बाकी चीज़ों को। ये नंबर ऑफ मोल्स है, ये तुम्हारा हो जाएगा मोल्स, ये क्या है, मास है, ठीक है। अब तुम्हें बताना है कि इसमें लिमिटिंग रीजन इन दोनों में कौन सा है, लिमिटिंग रीजन। तो लिमिटिंग रीजन के लिए तुम देखोगे कि बेटा यहाँ पर कौन सा सब्सटेंस कंप्लीटली कंज्यूम हो जा रहा है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि जो अमोनिया है वो कंप्लीटली कंज्यूम हो जा रहा है, ठीक है। मतलब ये है कि 2 ग्राम, देखो रिएक्शन पे जाओगे, ठीक है, यहाँ पर रिएक्शन देखो, 2 मोल अमोनिया 5 मोल F2 सेलेक्ट करेगा, है ना। इट मीन्स 2 मोल अमोनिया इज इक्विवेलेंट टू 5 मोल ऑफ F2, है ना। इट मीन्स 0.1176 मोल ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 0.116 मोल ऑफ F2, है ना। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पर इसको यहाँ निकालोगे 0.293 0.293 आ रहा है। तो मैं इसको लिख दूँ 0.293 मोल। तो अब यहाँ देखो बेटा, जो प्रोवाइडेड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ F2 है 0.21 है और रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ F2 है 0.29। तो ये नंबर जो है बेटा, ये जो नंबर दिया गया है ये बिगर नंबर है ना। और ये यहाँ पर जो नंबर मैंने निकाला है ये स्मॉलर नंबर है, ठीक है। इसका मतलब जो रिक्वायर्ड अमाउंट ज़्यादा है, प्रोवाइडेड अमाउंट लेस है ना। तो F2 क्या होगा बेटा, F2 जो है स्मॉलर क्वांटिटी में गिवन है, यहाँ पर रिक्वायर्ड अमाउंट 0.29 है, प्रोवाइडेड अमाउंट 0.21 है। तो ये लिमिटेड एजेंट हो जाएगा और ये एक्सेस एजेंट हो जाएगा, ये एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। सर 0.116 क्या है, कहाँ पर, 2/5 76 0.116 ये मैंने यूनिटी मेथड से निकाला बेटा। यहाँ पे देखो 0.1176, तो ये यहाँ पे 76 होगा, ठीक है। सर ये 5/2 नहीं होना चाहिए था क्या हाँ बेटा, सर ये भी 5/2 हाँ 5/2 कुछ गड़बड़ हो गया क्या, ये इसको सही कर लेते हैं, ये 5/2 होगा। 5/2 मल्टीप्लाइड बाई 0.1176, तो ये कितना आ रहा है बेटा, आप देखो हेल्प करके। और अब आएगा 0.293 0.29 आ रहा है, ओके। यस सर, 0.29, ठीक है।
तुम लोगों ने घर पर किया होगा, तो इतना किया होगा कम से कम, ये तो पहले किया जा चुका है ना। तो जैसे लिमिटिंग वेरिएंट हम लोग निकालेंगे प्रोडक्ट को अमाउंट, ठीक है। तो अब यहाँ से देखेंगे कितनी मोल्स N2F4 बन रहा है। अब ये तुमने इतना कर लिया, इसके बाद हम N2F4 की तरफ जाएंगे, तो सेकेंड यूनिटरी मेथड यहाँ लगाएंगे बेटा यहाँ पर, है ना। तो अब देखो जो रिएक्शन में क्या दिया गया है कि 5 मोल ऑफ F2, तो लिमिटिंग वेरिएंट F2 है, ठीक है, फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन से ही हम लोग रिएक्शन करेंगे। तो 5 मोल ऑफ F2, 5 मोल ऑफ F2, 5 मोल, ठीक है, 5 मोल ऑफ F2 इज इक्विवेलेंट टू 1 मोल ऑफ N2F4, ठीक है। इट मीन्स 0.2105 मोल ऑफ F2 इज इक्वल टू 1/5 मल्टीप्लाइड बाई 0.2105 मोल ऑफ N2F2, ठीक है। ये समझ में आ रहा है? तो मोल्स ऑफ N2F4 निकाल लिया, हाँ, N2F4 का मोल्स ने यहाँ पर निकाल लिया। मोल्स ऑफ N2F4 कितना हो गया? 0.2105 डिवाइड बाई 5। तो मास ऑफ N2F4 निकालोगे, मास ऑफ N2F4 इज इक्वल टू, है ना, मोल्स मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास से होता है बेटा, है ना। तो मोल्स यहाँ तुमने निकाल लिया है, कर देंगे यहाँ पे मोल्स, तो हो जाएगा ये 0.2105 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास ऑफ N2F4 कितना होगा बेटा? निकाला हो तुम लोगों ने, बोल दो। मोलर मास ऑफ N2F4 सब 104 ग्राम, 104 ग्राम पर मोल, तो जगह मोलर मास ऑफ N2F4, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो ये मास आ जाएगा ग्राम में, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्व करो, कितना है बेटा मास? 4.37। फिर से बोलो बेटा, 4.37। 4.37 ग्राम, ठीक है। तो मास ऑफ N2F4 आ रहा 4.37 ग्राम। अब तुमने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंटल यील्ड कितना आ रहा है बेटा? 3.56, है ना। तो यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंटल यील्ड है, एक्सपेरिमेंटल यील्ड वो आ रहा है बेटा 3.56 ग्राम। और तुमने यहाँ पर कैलकुलेट किया, तो जो कैलकुलेटेड यील्ड है, कैलकुलेटेड यील्ड को ही बोलते हैं थ्योरेटिकल यील्ड, ठीक है। तो इसको तुम बोलोगे थ्योरेटिकल यील्ड, थ्योरेटिकल यील्ड ये आ रहा है 4.37 ग्राम, ठीक है। अब तुम्हें निकालना है परसेंटेज यील्ड। तो परसेंटेज यील्ड क्या होगा बेटा? जो फार्मूला मैंने लिखवाया था, याद है फार्मूला? बताओ बेटा क्या होगा फार्मूला? सर एक्सपेरिमेंटल यील्ड अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100। हाँ, एक्सपेरिमेंटल यील्ड डिवाइड बाई थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल यील्ड हमेशा कम होगा, मैंने पहले बता दिया था। लिखेंगे तो जो एक्सपेरिमेंटल यील्ड दिया गया 3.56 ग्राम डिवाइड बाई थ्योरेटिकल यील्ड दैट इज 4.37 ग्राम मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने पर आंसर आ जाएगा, है ना। तो 3.56 डिवाइड बाई 4.37 मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा 81.4। ये तो अप्रॉक्सीमेटली आ रहा 1, है ना। तो ये बेटा अगर डेसिमल में एक, है ना, यहाँ पे देखो जो डेसिमल के बाद का जो नंबर है ना, और यहाँ पे डेसिमल के बाद का नंबर है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा है ना। तो हम लोग यहाँ पर अप्रॉक्सीमेशन, है ना, करके आंसर निकालना होगा। तो हम लोगों ने जो इसका मोलर मास लिया है, ठीक है, तो मोलर मास जो होता है फ्रैक्शनल होता है। अगर तुम मोलर मास चेक करोगे वहाँ पर भी कुछ डेसिमल पॉइंट्स होता है, हम लोगों ने उसको नेगलेक्ट किया है, इसलिए यहाँ पर भी थोड़ा सा वेरिएशन आ रहा है आंसर में। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों को जो लमसम आंसर वो दिख रहा है यहाँ पर। तो यहाँ जो ऑप्शन बेटा, ऑप्शन में वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, तो 10 देखो 10 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है एक दूसरे के, है ना। तो यहाँ पर जो हम लोगों को जो आंसर होगा ए पार्ट होगा, तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक बेटा। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है करेक्ट होगा। अगर कोई क्वेश्चन है इस तरह से, एक और क्वेश्चन है जो परसेंटेज यील्ड का,
सर हाँ बोलो। सर यील्ड का मतलब क्या होता है? यील्ड का मतलब कि तुमने कितना बनाया प्रोडक्ट को, है ना। यील्ड मतलब कितना अमाउंट बना उसका, ठीक है। समझ में आ रहा है बेटा? एक्सपेरिमेंटली तुमने एक्सपेरिमेंट किया, कितने ग्राम बना। थ्योरेटिकली तुमने पेपर पर वर्क किया कि हाँ पेपर तुमने, है ना, कैलकुलेट करके देखा कितना बनना चाहिए, तो हो जाएगा एक्सपेरिमेंटल यील्ड। और सर ये परसेंटेज एरर वाला ही फॉर्मूला होता है ना इसका? नहीं, देखो परसेंटेज का फॉर्मूला, परसेंटेज एरर का फॉर्मूला नहीं, ये परसेंटेज का फॉर्मूला है ना। परसेंटेज फॉर्मूला ये होता है कि एक्चुअल डिवाइड बाई, है ना, टोटल मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, तो आगे बढ़ते बेटा। एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूँ, उसको तुम लोग करना है। ये भी जो है परसेंटेज यील्ड का ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दिया गया है फॉर द रिएक्शन 2FeNO3 whole thrice plus 3Na2CO3 gives Fe2CO3 whole thrice plus 6NaNO3। ठीक है, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स दिया गया है। अगेन एक 0.2 ऑक्टेन परसेंटेज, बिल्कुल इसी तरह से करना है जिस तरह से मैंने ये वाला क्वेश्चन किया ना बेटा, बिल्कुल इसी तरह से करना है, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन को नोट कर लो और नेक्स्ट क्लास में, है ना, बताना तुम लोग आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आयुष ले लिया स्क्रीनशॉट? यस सर। ओके, तो आगे बढ़ रहे हैं बेटा, है ना। तो हम लोगों को पढ़ना है आज केमिकल इक्विवेलेंस। तो लोगों को टॉपिक मिल गया होगा, केमिकल इक्विवेलेंस आज पढ़ना है ना। तो एनसीईआरटी में देखा था केमिकल इक्विवेलेंस, कहीं पर पढ़ा था कि नहीं एनसीईआरटी से? नहीं पढ़ा था। ओके, एक बताओ तुम लोग, बताना बेटा कि जो मैसेज बॉक्स है, जो मैसेज डाला है यहाँ पर, है ना, मीट का, इसमें जो प्रॉब्लम है बस उसी को डिस्कस करना है, रैंडम चीज़ें यहाँ पर पोस्ट नहीं करना है, ठीक बेटा। क्योंकि मैं हम लोग यहाँ पर लगातार चेक करते रहते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर मैसेज बॉक्स में, ठीक बेटा। तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो भी वहाँ पर कमेंट करना, नहीं तो नहीं करना है। तो यहाँ पर आते हैं बेटा केमिकल इक्विवेलेंस, ग्राम इक्विवेलेंस और इक्विवेलेंट वेट। तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, एनसीईआरटी में इसका डेफिनेशन दिया गया है इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास का, ठीक है। तो जो इक्विवेलेंट वेट है, इक्विवेलेंट मास या फिर ग्राम इक्विवेलेंट, तीनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। कहीं पर लिखा गया हो ग्राम इक्विवेलेंस, या बोला जाए कि इक्विवेलेंट वेट, या फिर बोला जाए इक्विवेलेंट मास, ठीक है। तो इन सब का मतलब एक ही होता है। इसका मतलब क्या होता है बेटा, द इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट, तो यहाँ पर ध्यान से देखना बेटा ना, the equivalent weight of an element is the mass which combines with or displaces 1.008 gram of hydrogen or 8 gram of oxygen or 35.5 gram of chlorine or of 108 gram of silver, ठीक है। तो उसी को हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंट मास। तो इसको तुम लोग नोट करो बेटा, इसको नोट कर लो तुरंत, अभी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अब ये डेफिनेशन अब एनसीईआरटी से हटा दिया गया, अब एनसीईआरटी में ये डेफिनेशन तुम्हें नहीं मिलेगा, इसको नोट कर लो। ठीक बेटा, तो इसका मतलब हम लोग समझ लेंगे। जैसे मान लो मैग्नीशियम यहाँ पर है, ठीक है, मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन से। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा बेटा, MgO बनाएगा, ठीक है। तो उसको अगर तुम बैलेंस करोगे 2Mg + O2 gives twice MgO, ठीक है। अब मान लो क्वेश्चन पूछ दिया व्हाट इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ मैग्नीशियम। तो इक्विवेलेंट मास कैसे निकालोगे बेटा, कि इक्विवेलेंट मास जो डेफिनेशन है उससे हम लोग निकालेंगे। द इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट इज द मास व्हिच कंबाइन और डिस्प्लेसेस 1.008 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पर हाइड्रोजन तो है नहीं, तो हाइड्रोजन का डेफिनेशन यहाँ पर नहीं चलेगा, सेकंड आ जाओ। और 8.0 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब यहाँ देखो जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, इसका मतलब हम लोग ये वाला फॉर्मूला चलेंगे, है ना। इक्विवेलेंट मास इज द मास ऑफ सब्सटेंस व्हिच कंबाइंस 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो
अब यहाँ पे देखो 2 मोल मैग्नीशियम, रिएक्शन देखो मोल चलता है, 2 मोल मैग्नीशियम 1 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन का यहाँ मोलर मास कितना आएगा, 1 मोल ऑक्सीजन यहाँ पर है, 1 मोल ऑक्सीजन मतलब मास कितना हो जाएगा 16 मल्टीप्लाइड बाय 2 32, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का मास निकालोगे 2 मोल ऑफ मैग्नीशियम, तो 1 मोल मैग्नीशियम का मोलर मास 24 होता है, तो 2 मोल कितना होगा बेटा 48 48 हो जाएगा, है ना। तो मोलर मास ऑफ मैग्नीशियम 24 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 2 मोल का 48 ग्राम हो गया, ये मास हो गया ग्राम में, ठीक है। अब यहाँ देखो बेटा 48 ग्राम मैग्नीशियम, 48 ग्राम मैग्नीशियम कितने ग्राम ऑक्सीजन सेट कर रहा है, 32 ग्राम ऑक्सीजन, है ना। तो 8 ग्राम ऑक्सीजन से कितना मैग्नीशियम सेट करे तुम्हें निकालना है, ठीक है। हेंस 8 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट्स विथ 5.3 है ना। तो 8 ग्राम ऑक्सीजन कितने से रिएक्ट करेगा बेटा 12 ग्राम। तो 8 ग्राम रिएक्ट करेगा, तो इसे यहाँ निकाल लोगे, ठीक है। तो 32 ग्राम रिएक्ट कर रहा है 48 से, ठीक है। तो 8 ग्राम कितने से रिएक्ट करेगा निकाल लोगे, मल्टीप्लाइड 48 upon 32 into 8 हाँ, तो कितना जा रहा है बेटा ये 12 ग्राम। 12 ग्राम। 12 ग्राम, ठीक है। इसका मतलब जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट मास को कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, जो इक्विवेलेंट मास है मैग्नीशियम का वो जाएगा 12 ग्राम, ठीक है। इसका इक्विवेलेंट मास 12 ग्राम है। इसका मोलर मास कितना है बेटा, तो तुम देखो इसका मोलर मास कितना है बेटा 24, ठीक है। जो मोलर मास है 24 है, इक्विवेलेंट मास यहाँ पर 12 है। इसका मतलब जो इक्विवेलेंट मास और मोलर मास है वो 2 अलग अलग क्वांटिटी होता है, एक चीज नहीं होता, दूसरा चीज होता है, ठीक है। याद रखो जो इक्विवेलेंट मास हम लोग इस तरह निकालेंगे, इक्विवेलेंट मास मतलब कि एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड से कितना रिएक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर जो स्टैंडर्ड कंपाउंड लिया गया है वो है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन और सिल्वर, ठीक है। तो मैग्नीशियम कितने ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, कितने ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, या फिर कोई दूसरा मेटल यहाँ होता है, हम लोग उससे कोरिलेट करते हैं ऑक्सीजन के मास को, ठीक है। इससे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, हम लोग इस क्वेश्चन से समझेंगे इक्विवेलेंट मास को कैसे निकाला जाता है। तो क्वेश्चन को तुम लोग पढ़ोगे बेटा। तो क्वेश्चन में लिखा गया है एन अननोन एलिमेंट फॉर्म्स एन ऑक्साइड, what will be the equivalent mass of the element if the oxygen content is 20% by mass, ठीक है। तो कोई एक अननोन कंपाउंड होगा, मान लेते हैं ए है, एलिमेंट ए मेटल यहाँ दिया गया है ना, एलिमेंट ए है, तो एलिमेंट ए किससे रिएक्ट कर रहा है बेटा ऑक्सीजन से, ठीक है। एलिमेंट ए रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन से, और यहाँ पे क्या बनाएगा ये रिएक्ट करके ये बना रहा है बेटा, है ना, रिएक्ट करके ये बना रहा है ऑक्साइड। तुम्हें नहीं मालूम ऑक्साइड कौन सा है, तुम्हें कुछ नहीं पता, बस ये मालूम है कि एलिमेंट है अननोन एलिमेंट ए रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म्स ऑक्साइड, ठीक है। देखो ऑक्साइड का फॉर्मूला यहाँ पर नहीं दिया गया है, बस तो लिख दिया फॉर्म्स एन ऑक्साइड, लेकिन आगे देखो तो लिखा हुआ है व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट मास ऑफ द एलिमेंट इफ द ऑक्सीजन कंटेंट इज 20%। अब यहाँ पर क्लियर लिख दिया कि जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन 20% है यहाँ पर, ठीक बेटा। जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यहाँ पर 20% है, तो ये 20% है। इसका मतलब मेटल कितना होगा बेटा, अगर टोटल 100 ग्राम हो रहा है, 20 ग्राम तुम्हारा ऑक्सीजन हो जाएगा उसमें से, 20 ग्राम। हाँ, तो 80 ग्राम बाकी, हाँ बाकी 80 ग्राम जो होगा वो तुम्हारा एलिमेंट होगा, जो अननोन एलिमेंट है, ठीक है। तो अगर 100 ग्राम तुमने लिया तो 100 ग्राम में से 80 ग्राम ये होगा, 20 ग्राम ऑक्सीजन। अब यहाँ पर तुम ये रेट लगा दोगे, है ना। हम लोग चलेंगे यहाँ पर, देखेंगे किस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक बेटा। तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर 20 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट्स विथ 80 ग्राम, ठीक है, 80 ग्राम एलिमेंट, ये तो है ना बेटा एलिमेंट ए, ठीक है। इट मीन्स 8 ग्राम ऑक्सीजन, अगर 20 ग्राम 80 ग्राम से रिएक्ट कर रहा है, देखो फार्मूला में यहाँ पर जो डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो 8 ग्राम ऑक्सीजन कितने ग्राम एलिमेंट से रिएक्ट करेगा
ये तुम्हें निकालना 32 होगा, ग्राम। है ना। 80 32 डिवाइड बाई 20 मल्टीप्लाइड बाई 8, ठीक है। तो कितना आ रहा है 32 ग्राम। 32। हाँ, सर एक बार 8 फिर से ग्राम। बताना सर। देख लो बेटा, देखो तुम्हें ये दिया गया है कि 80 ग्राम एलिमेंट 20 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। इतना तो क्लियर है ना। 80 ग्राम एलिमेंट ए 20 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, तो 8 ग्राम ऑक्सीजन से कितने ग्राम एलिमेंट ए रिएक्ट करेगा, बस ये निकाला एंटर मेथड। समझ आ रहा है बेटा? किस यस बताओ? सर, यस सर, आ गया। ओके, तो यहाँ पर 20 ग्राम ऑक्सीजन 80 ग्राम से रिएक्ट कर रहा है, तो 8 ग्राम कितने से रिएक्ट करेगा? तो 8 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा 32 ग्राम से। इसका मतलब जो 32, देखो यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो इक्विवेलेंट मास यहाँ पर है, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू 32 ग्राम, ठीक है। समझ में आ रहा है बेटा? तो इस क्वेश्चन को लिख लोगे, इसका आंसर भी लिख लोगे। हाँ, इसका आंसर भी नोट कर लो। बट सर आपने 8 ग्राम ही क्यों लिया? बेटा डेफिनेशन देखो ऊपर, ये मैंने नहीं लिखा है, यहाँ जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है ना, उसमें ये दिया गया है। कर लिया होगा बेटा। आगे चलते हैं क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन करें बेटा, दूसरा क्वेश्चन। हाँ बोलो। सर ये जो ग्राम इक्विवेलेंट मास है, हाँ सर ये सिर्फ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और सिल्वर के टर्म्स में निकल सकता है? अगर देखो कोई जो ओल्ड, एक मिनट, जो ओल्ड डेफिनेशन था, है ना, उसमें क्या था कि पहले जो एलिमेंट्स था, वो जितने भी एलिमेंट या फिर कोई सब्सटेंस लेते हैं, या तो वो हाइड्रोजन से बना रहता था, या तो ऑक्सीजन से वो जरूर बना रहता था, या फिर वो एलिमेंट क्लोरीन से या सिल्वर जरूर बॉन्ड बनाता था, ठीक है। तो एक पुराना डेफिनेशन है, बाद में इसको मॉडिफाई किया गया, तो ये जो कॉन्सेप्ट ओल्ड कॉन्सेप्ट इसको रिप्लेस कर दिया गया न्यू कॉन्सेप्ट को, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले तो जो बेसिक डेफिनेशन है ग्राम इक्विवेलेंस का यही था, है ना। तो बाद में ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल तुम्हें मिलेंगे जिसमें हाइड्रोजन है ही नहीं, मतलब ये जो चारों एलिमेंट वो नहीं है, कोई भी नहीं है, लेकिन तभी वो बना रहा है। जैसे कार्बन नाइट्रोजन से साइनोजन है ना, CN, ठीक है, CN, तो वहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। उसके पास बहुत सारे एलिमेंट है, CuS हो गया, प्लस सल्फाइड, है ना, तो कॉपर वहाँ पर है, सल्फर है, लेकिन और सब एलिमेंट नहीं है। जैसे बहुत सारे ऐसे कंपाउंड मिले जहाँ पर ये चारों एलिमेंट नहीं थे, तो जो डेफिनेशन था उसको रिप्लेस करके दूसरा डेफिनेशन बनाया गया। तो जो दूसरा डेफिनेशन है बताऊंगा मैं बाद में, ठीक है, जो ग्राम इक्विवेलेंट का सेकंड डेफिनेशन है। पहले तो यही था, तो इसीलिए जो एनसीईआरटी है इस डेफिनेशन को हटा दिया, ठीक है। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन इसी डेफिनेशन से ही सॉल्व हो पाता है, इसलिए हमको पढ़ना जरूरी है, ठीक है। आ जाते हैं बेटा। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग करेंगे बेटा इस क्वेश्चन को। तो बेटा यहाँ का क्वेश्चन दिया गया है, द परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट M is 53 in its oxide of molecular formula M2O3, its atomic mass is about, ठीक है। तो एटॉमिक मास पूछ रहा है, ठीक है। तो एटॉमिक मास कैसे निकालोगे, है ना सर 100 ग्राम कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है द परसेंटेज ऑफ एलिमेंट M is 53 in its oxide, तो यहाँ से तुम्हें इक्विवेलेंट मास निकलेगा, ठीक है। अब देखो जो एलिमेंट M है उसका वैलेंसी कितना है, तुम्हें ध्यान से दिख रहा होगा वैलेंसी ऑफ एलिमेंट A, है ना, दिख रहा है बेटा वैलेंसी। तो यहाँ पर जो वैलेंसी है मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 3 M2O3, तो वैलेंसी ऑफ मेटल A, तो वैलेंसी क्या होगा बेटा, यहाँ पर वैलेंसी है, यहाँ पर वैलेंसी ऑफ M इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो वैलेंसी यहाँ पर 3 दिया गया है, तो निकालिए, क्योंकि यहाँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया गया है, ठीक है। अब तुम्हें यहाँ पर निकालना है इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल M, ठीक है। तो इक्विवेलेंट मास कैसे निकालोगे, वही ओल्ड डेफिनेशन, है ना। तो यहाँ पर जो ऑक्साइड है, ऑक्साइड में M कितना परसेंट है, M दिया गया है 53, ठीक है। तो ऑक्सीजन कितना होगा
100 माइनस 53, ये होगा ऑक्सीजन। ठीक बेटा, तो ऑक्सीजन तुमने यहाँ पर निकाल लिया, तो ऑक्सीजन यहाँ पर आ गया 47%। ठीक है, तो अब इक्विवेलेंट मास निकालोगे, तो इक्विवेलेंट देखो तो यहाँ पर 47 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद 53 ग्राम ऑफ मेटल। ठीक है, हेंस 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन reacts with 53 divided by 47 multiplied by 8 ग्राम, है ना, ऑफ मेटल। तो हम लोग देखेंगे बेटा कितना आ रहा है ये सर अप्रॉक्स 9 आएगा। हाँ देख लेते हैं। ये 9.02 ग्राम आ रहा है। ठीक, 9.02 ग्राम। ठीक बेटा, तो आगे देख लेते हैं बेटा, यहाँ पर हम लोगों ने इसका इक्विवेलेंट मास E निकाल लिया, इक्विवेलेंट मास E। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट मास है। तो अब यहाँ से हम लोग निकालना है मोलर मास। तो एटॉमिक मास या मोलर मास, एटॉमिक मास को हम लोग M से रिप्रेजेंट करेंगे। M डिवाइड बाई वैलेंसी, M डिवाइड बाई वैलेंसी इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास होता है। अभी ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे अभी कुछ देर बाद। ठीक है, इक्विवेलेंट मास। हाँ, तो जो इक्विवेलेंट मास E है, इक्विवेलेंट मास E इज इक्वल टू M डिवाइड बाई वैलेंसी। तो इक्विवेलेंट मास हमारा आ गया 9.02। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 9.02, दैट इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइड बाय वैलेंसी। तुमने यहाँ पे कितना निकाला बेटा मेटल का, देखो ऊपर वैलेंसी ऑफ मेटल इज इक्वल टू 3, ये 3 वैलेंसी है। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों को निकल जाएगा मोलर मास। तो मोलर मास इज इक्वल टू, या फिर एटॉमिक मास इज इक्वल टू 9.02 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो कितना जा रहा है बेटा, तो 27.06। हाँ, 27.06। तो 27.06। इसका मतलब जो ऑप्शन 4 है वो करेक्ट है ना, ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। तो ये फार्मूला हम लोग देख लेते हैं, ये वाला। ठीक है, ये फार्मूला अभी इसके नीचे मैंने डिस्कस नहीं किया है, तो इसको नोट कर लो। सर एक बार दोबारा समझा दीजिए। ठीक है, दोबारा देख लो। तो बेटा अगर कोई मेटल है, ठीक है, मेटल यहाँ तो कोई फॉर्मूला जिस नीचे है, ग्राम इक्विवेलेंट और मोलर इक्विवेलेंट मास E। इक्विवेलेंट मास E इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइड बाई n फैक्टर। n फैक्टर यहाँ पर वैलेंसी एलिमेंट के लिए, यहाँ पर n फैक्टर क्या होगा, वैलेंसी। इक्विवेलेंट मास E इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइड बाई वैलेंसी, ये होता है। ठीक है, तुम्हें यहाँ पर करना क्या है, तुम्हें यहाँ पर देखो सब कुछ किया गया है। ठीक है, क्या हम लोगों ने यहाँ पर है बेटा इक्विवेलेंट मास, मोलर। यहाँ पर जो मेटल है, मेटल का मोलर मास तुम्हें निकालना है। वैलेंसी तुम्हें मालूम है यहाँ पर 3 है, तुमने पहले ही सबसे पहले वैलेंसी निकाला यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला दिया गया है। तो फॉर्मूला तुमने वैलेंसी यहाँ पे निकाल लिया, वैलेंसी 3 हो गया, दैट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास। इसका मतलब ये है कि तुम्हें यहाँ पर इक्विवेलेंट मास निकालना होगा। तो इक्विवेलेंट मास निकालोगे कैसे, इक्विवेलेंट मास हम लोग इस मेथड से निकालेंगे, यूनिटरी मेथड से। तो जो मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड में मेटल 53% है। देखो जब परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट M इज 53, तो M यहाँ पर 53 है, तो बाकी क्या होगा, ऑक्सीजन होगा ना। तो देखो यहाँ पे 2 ही एलिमेंट है, मेटल है और ऑक्सीजन है। तो अगर मेटल 53 है तो ऑक्सीजन कितना होगा, 47% होगा। तो 47 तुम्हारा ऑक्सीजन हो गया। तो अब यहाँ पर यूनिटरी मेथड लगाओगे, है ना, तो 47 ग्राम ऑक्सीजन 53 ग्राम मेटल से रिएक्ट करेगा, तो 8 ग्राम ऑक्सीजन 9 ग्राम मेटल से रिएक्ट करेगा। इसने निकाल लिया यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से आ गया इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल। इक्विवेलेंट मास को यहाँ रख दोगे। ठीक है, तो मैं रख दिया इक्विवेलेंट मास, बाकी सब हो जाएगा बेटा। ठीक है, और किसी को डाउट है? नो सर। ओके, तो आगे बढ़े बेटा। यस सर। यस सर। तो आगे देखो, आगे है ग्राम इक्विवेलेंट्स और इक्विवेलेंट वेट और मास। तो अब मैंने ये बताया था कि कभी कभी ऐसे भी एलिमेंट्स होते हैं जो इन चारों से रिएक्ट नहीं करेंगे, है ना। न तो वो हाइड्रोजन से रिएक्ट कर कोई कंपाउंड बना रहा है, न तो ऑक्सीजन से, न तो फ्लोरीन से, न तो सिल्वर से, इन सब से रिएक्ट करके बॉन्ड नहीं बना रहा है।
ठीक है। तो वहां पर इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए एक फॉर्मूला डेवलप किया गया, जो फॉर्मूला बेटा हम लोग यहाँ देखेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट्स आर इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट को हम लोग सर्वेंट करेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, जिसका इक्विवेलेंट मास निकालना है उसका मोलर मास तुम न्यूमरेटर में रखोगे। ठीक है, डिवाइड बाई एन फैक्टर, एन फैक्टर से डिवाइड कर दोगे तो इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। तो तुम्हें क्या चाहिए यहाँ पर, एन फैक्टर और मोलर मास। तो जिस कंपाउंड का इक्विवेलेंट मास निकालना है तो उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया रहेगा। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया गया है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला से हम लोग क्या निकाल लेंगे, उसका इक्विवेलेंट मोलर मास निकाल लेंगे। ठीक बेटा, तो इसका मोलर मास तुम निकाल लोगे। तो मोलर मास यहाँ से आ जाएगा। तो अब हम लोगों को निकालना होगा एन फैक्टर। एन फैक्टर कैसे निकलेगा बेटा, एन फैक्टर निकालने के लिए अलग अलग मेथड है। ठीक है, जैसे एन फैक्टर तुम्हें निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, तो एन फैक्टर के लिए हम लोग यहाँ पर जो फॉर्मूला नीचे दिया गया बेटा उसको लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जो डेफिनेशन नीचे दिया गया है, तो नीचे दिया गया है एन फैक्टर। तो पहले इसको नोट कर लोगे बेटा, ग्राम इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट मास। ठीक है, तो यहाँ से एन फैक्टर पढ़ेंगे। एन फैक्टर क्या होता है, द एन फैक्टर इन केस ऑफ एसिड बेस, acids and bases are its basicity and acidity respectively. In case of salt, the charge on the cation or anion. In case of oxidizing agent or reducing agent, it is charge on change in oxidation number per mole of substance. तो ये n फैक्टर है, तो इसके से काफी कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना। तो 1 by 1 जो यहाँ पर दिया गया एसिड और बेस को हम लोग नीचे से देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, एसिड के लिए क्या होगा, बेस के लिए क्या होगा। ठीक है, जैसे मान लो तुम्हें एन फैक्टर निकालना है। एन फैक्टर क्या है बेटा, यहाँ पर जो फॉर्मूला है इक्विवेलेंट मास, है ना, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर जो एन फैक्टर है, एन फैक्टर ही तुम्हें निकालना है। एन फैक्टर यहाँ पर अननोन है। ठीक है, तुम्हें दिया क्या रहेगा बेटा, मोलर मास तुम्हें मालूम रहेगा, एन फैक्टर ही हमेशा तुम्हें निकालना पड़ेगा। तो एन फैक्टर का ये डेफिनेशन दिया गया है। ठीक है, तो उस डेफिनेशन से हम लोग चलेंगे, यहाँ पर निकालेंगे बेटा, और नॉन रिडॉक्स चेंज, मतलब यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन नहीं हो रहा है। रिडॉक्स मतलब मैंने फर्स्ट क्लास में ही बताया था, रिडॉक्स रिएक्शन, है ना। तो अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है तो उसको रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे, मतलब किसी एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा हो। ठीक है, तो वो रिडॉक्स चेंज होगा। यहाँ पर देखेंगे बेटा, यहाँ पर जो फर्स्ट दिया गया है नंबर 1, एन फैक्टर फॉर एलिमेंट। अगर कोई एलिमेंट है तो एन फैक्टर उस एलिमेंट का क्या होगा, वैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट, है ना। जैसे ऑक्सीजन का एन फैक्टर निकालना हो तो ऑक्सीजन का वैलेंसी क्या है, 2 है, तो एन फैक्टर 2 होगा। सोडियम का निकालना हो तो सोडियम का कितना होगा, ठीक है, सोडियम दिया गया है तो सोडियम का होगा 1। कैल्शियम दिया गया तो कैल्शियम क्या होगा 2, है ना। मैग्नीशियम का कितना होगा 2 होगा। अल्युमिनियम क्या होगा 3 होगा। कार्बन का एनफैक्टर कितना होगा 4 होगा। सल्फर कितना होगा 2 होगा। नाइट्रोजन का कितना होगा 3 होगा। तो ये वैलेंसी है। ठीक है, तो उस एलिमेंट का जो वैलेंसी होगा वही उसका एन फैक्टर होगा। क्लियर बेटा, ये जो फर्स्ट पॉइंट है सबको क्लियर हो जाना चाहिए, एन फैक्टर फॉर एलिमेंट्स। ठीक है, अभी तक मैंने केवल फर्स्ट फैक्टर को देखा यहाँ पर, एन फैक्टर ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट मतलब न्यूट्रल एलिमेंट। देखो यहाँ पे कोई बना नहीं रहा है, यहाँ पे Na+ नहीं है, Mg2+ नहीं है, बस यहाँ पे न्यूट्रल एलिमेंट है। ठीक है, एलिमेंट के लिए तुमने एन फैक्टर निकाल दिया। ठीक है, आ जाते हैं सेकंड पर, पॉइंट 2 पर, यहाँ पर फॉर एसिड्स। ठीक है, तो एसिड के लिए एन फैक्टर कैसे निकालेंगे। एसिड्स विल बी ट्रीटेड एज स्पेसीज which furnishes H+ when dissolved in a solvent. The N factor of an acid is the number of acidic H+ ion that a molecule of acid would give when dissolved in a solvent. ठीक है, इसका कहने का मतलब है एसिड का जो बेसिसिटी होगा वही उसका N फैक्टर होगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने यहाँ पर ब्रैकेट लगा दिया बेसिसिटी। तो एसिड की क्या देखोगे, बेसिक मतलब नंबर ऑफ रिप्लेसेबल प्रोटॉन। नंबर ऑफ रिप्लेसेबल प्रोटॉन को ही बोलते हैं बेसिसिटी, है ना बेटा। जैसे HCl, तो HCl को अगर वाटर में डालोगे तो कितना प्रोटॉन देगा ये,
एक प्रोटॉन देगा, क्योंकि देखो यहाँ पर HCl में केवल एक ही हाइड्रोजन है, तो इसका n फैक्टर क्या हो जाएगा, n फैक्टर यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो जो रिप्लेसेबल प्रोटॉन है उतना ही उसका n फैक्टर होगा। सर एक बार फिर से समझा दो सर। बेटा नंबर ऑफ रिप्लेसेबल प्रोटॉन, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल प्रोटॉन, प्रोटॉन मतलब H+ इज इक्वल टू n फैक्टर। ठीक है, समझ में आ गया ये? अगर कोई एसिड है तो एसिड क्या देगा, प्रोटॉन देगा, एसिड तो प्रोटॉन ही देगा, है ना। और एक एसिड कितना प्रोटॉन दे रहा है सॉल्यूशन में, वही उसका n फैक्टर होगा। जैसे HCl देखो, अगर HCl को तुमने वाटर में डाल दिया तो HCl क्या देगा बेटा, HCl H+Cl माइनस, मतलब कि एक H+ देगा ना, दो तो देगा नहीं। तो अगर एक H+ दे रहा है तो इसका n फैक्टर कितना होगा, इसका n फैक्टर हो जाएगा 1। ठीक है, जितना प्रोटॉन देगा उतना ही उसका n फैक्टर होगा। जैसे यहाँ पर दिया गया है H2SO4, H2SO4 को अगर वाटर में डालोगे तो H2SO4 क्या देगा, क्या दे बेटा, ये रिएक्शन है ना। तो 1 मोल H2SO4 2 मोल प्रोटॉन देगा, है ना। 1 से 2 मोल मिलेगा, ने 1 मोल H2SO4 डाला, 2 मोल प्रोटॉन निकल गया, तो इसलिए जो H2SO4 है उसका फैक्टर कितना हो जाएगा, 2, है ना। अगर तुमने HNO3 लिया तो HNO3 कितना H+ देगा बेटा, एक H+ देगा, साथ में नाइट्रेट आयन देगा, है ना। तो HNO3 का फैक्टर कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर तुमने H3PO4 को वाटर में डिजोल्व किया तो H3PO4 कितना मोल देगा बेटा, H3PO4, है ना। तो ये कितना देगा बेटा, थ्राइस H++ PO4 3 माइनस, तो 1 मोल H3PO4 3 मोल प्रोटॉन देगा। ठीक है, तो जितना रिप्लेसेबल प्रोटॉन होगा, जितना तुम प्रोटॉन को निकाल सकते हो वही उसका n फैक्टर होगा। तो H3PO4 3 प्रोटॉन दे रहा है, इसका n फैक्टर 3 होगा। याद रखो बेटा एक एक्सेप्शन है यहाँ पर, है ना, H3PO3। ठीक है, अगर तुमने H3PO3 को वाटर में डाला, H3PO3, तो ये केवल 2 प्रोटॉन देगा। यहाँ पर 2 रिप्लेसेबल प्रोटॉन है, और जो ये वाला प्रोटॉन बेटा, एक प्रोटॉन जो बच गया वो रिप्लेस नहीं होगा। ठीक है, तो यार बेटा जितने रिप्लेसेबल प्रोटॉन है बस उतना ही उसका n फैक्टर होगा। H3PO3 में केवल 2 प्रोटॉन ही निकाल पा रहे हो, इसलिए इसका n फैक्टर 2 होगा। तुम्हें कैसे मालूम चलेगा H3PO3 केवल 2 ही प्रोटॉन निकालेगा, है ना, बहुत गड़बड़ है ये। तो ये इसके बारे में डिटेल में P ब्लॉक एलिमेंट्स में बताया जाएगा कि H3PO3 केवल 2 प्रोटॉन ही क्यों रिप्लेस कर रहा है। इसके पीछे एक प्रॉपर लॉजिक है बेटा। ठीक है, उस लॉजिक को हम लोग बाद में देखेंगे। मैं वैसे तुम कई लोगों ने पढ़ा होगा कि जो हाइड्रोजन है ना, जो हाइड्रोजन डायरेक्ट मेटल से, जो ऑक्सीजन से बॉन्डेड हो वही रिप्लेस होता है ना। तो अगर तुमने H3PO, जैसे तुमने यहाँ पे H3PO4 की बात कर रहे हो बेटा, तो यहाँ पे जो H3PO4 है ना, ये सिंगल बॉन्ड है वो है। तो जो H3PO3 है, H3PO3 देखो 1 2 3 3 प्रोटॉन यहाँ दिख रहा है ना। इसमें से केवल 2 ही ऐसे प्रोटॉन है जो डायरेक्टली ऑक्सीजन से बॉन्डेड है। ये वाला जो प्रोटॉन है बेटा यहाँ पर, ये प्रोटॉन ऑक्सीजन से बॉन्डेड नहीं है, ये मेटल से बॉन्डेड है। तो यहाँ पर जो P है ना, जो एलिमेंट है, एलिमेंट सेंट्रल एलिमेंट से बॉन्ड बनाया हुआ है। तो अगर सेंट्रल एलिमेंट से बॉन्ड बनाया हुआ तो इस बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाओगे इजीली, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, ये वाला प्रोटॉन और ये वाला प्रोटॉन निकल जाता है, अब ये वाला प्रोटॉन निकल नहीं पाता, है ना। हाँ बेटा बोलो, दोबारा देखो। पहले बेटा ये समझ लो कि H3PO4 का फॉर्मूला क्या होता है ना। H3PO3 का फॉर्मूला ये होता है, H3PO3 का फॉर्मूला का जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है देखो ये होता है ना। समझ में आ रहा है तुम्हें, ये H3PO3 है। यस सर। हाँ, तो अब इसमें ये वाला हाइड्रोजन देखो, ये हाइड्रोजन किससे बॉन्ड बनाया है, फास्फोरस से बॉन्ड बनाया है ना, फास्फोरस से डायरेक्टली लिंक्ड है। लेकिन यहाँ पर देखो तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से डायरेक्टली लिंक्ड है, दिख रहा है ना, ये ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाया हुआ है। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बॉन्डेड है
उसको तुम निकाल सकते हो, ये टूट कर निकल जाता है, ये भी टूट कर निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन जो हाइड्रोजन फास्फोरस से बॉन्डेड है वो नहीं निकल पाता है। तो अब यहाँ पर केवल ये वाला प्रोटॉन और ये वाला प्रोटॉन निकलेगा ना, ये प्रोटॉन निकलेगा और ये वाला प्रोटॉन निकलेगा, ये प्रोटॉन नहीं निकल पाएगा। समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ? ठीक है। यस सर। हाँ, तो इसका मतलब H3PO3 केवल 2 ही प्रोटॉन निकाल पाएगा, इसलिए 2 प्रोटॉन निकालना, इसका n फैक्टर 2 होगा। ठीक है, समझ में आ गया बेटा सबको? हाँ पूछो। सर जो हाइड्रोजन फास्फोरस के साथ बॉन्डेड है वो क्यों नहीं निकल पाएगा? हाँ वही तो इसका लॉजिक जो है पी ब्लॉक एलिमेंट्स में मिलेगा ना, सब कुछ यहाँ नहीं बता पाऊंगा बेटा, टाइम समझ रहे हो ना। देखो यहाँ मैं थोड़ा सा तभी हिंट दे रहा हूँ, यही होता है बेटा बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, OH बॉन्ड एनर्जी कम होता है, pH बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होता है। ठीक है, इसलिए तुम इसको नहीं ब्रेक कर पाओगे। OH बॉन्ड एनर्जी कम है तो कम एनर्जी से ये सूख जाता है। ठीक है, आगे चलते बेटा। हाँ, यहाँ पर H2C2O4 की बात कर लेते हैं, इसको बोलते हैं ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड H2C2O4। तो यहाँ पर जितने हाइड्रोजन दिखा बेटा ये सब रिप्लेसेबल प्रोटॉन है, तो ये दोनों निकल जाएगा, है ना। तो इसका n फैक्टर कितना होगा H2C2O4 का? कितना होगा बेटा? 2 होगा। 2। हाँ, उसी तरह से जो CH3COOH है, CH3COOH, इसको क्या बोलते हैं बेटा इस एसिड को? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड एसिटिक एसिड बोलते हैं। जब एसिटिक एसिड को वाटर में डालते हो तो क्या मिलता है बेटा, तुम्हें मालूम है रिएक्शन? यस सर। यस सर। नो सर। H+ है तो देखा होगा ना, COOH। ये स्टेरिफिकेशन रिएक्शन नहीं दिखा है तुम लोगों ने क्लास 10 में? देखा सर। यस सर था। तो CH3COH को वाटर में डालोगे तो H+ CH3CO- बनाएगा, है ना। इसका मतलब जो एसिटिक एसिड है कितना प्रोटॉन निकाल रहा है, कितना रिप्लेसमेंट प्रोटॉन बेटा यहाँ पर? 1। है ना? इसका मतलब एसिटिक एसिड का n फैक्टर कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, देखो ऐसे देखोगे एसिटिक एसिड में कितना हाइड्रोजन दिख रहा है? 3 यहाँ पर, एक यहाँ पर 4 हाइड्रोजन दिख रहा है। ठीक है, तो आंखें बंद करके जितना हाइड्रोजन उतना n फैक्टर नहीं होगा, जितना प्रोटॉन निकालेगा सॉल्यूशन में वही उसका n फैक्टर होगा। एसिटिक एसिड केवल एक प्रोटॉन निकाल रहा है, इसलिए इसका n फैक्टर 1 होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? यस सर इसे नंबर ऑफ प्रोटॉन क्यों कह रहे हैं, प्लस साइन क्यों नहीं कह देते? हाँ, H+ साइन बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोटॉन बोलना हो कोई दिक्कत नहीं, तुम H+ साइन भी बोल सकते हो, है ना। प्रोटॉन को H+ साइन बोलते हैं ना बेटा। प्रोटॉन होता क्या है? ओके सर। H+ आयन को ही प्रोटॉन बोलते हैं, है ना। हाँ, आगे चल लेते हैं। यहाँ पर बेस के बारे में देख लेते हैं, बेसिस। तो अगर कोई बेस दिया गया है तो वहाँ पर n फैक्टर कैसे निकालोगे? एसिड H+ देता है, बेस क्या देगा बेटा? हाँ बोलो बेटा। सर इन में अगर हमें निकालना हुआ n फैक्टर तो हमें पहले फॉर्मूला बनाना पड़ेगा इनका? नहीं, फॉर्मूला तुम्हें दिया रहेगा ना, देखो ये फॉर्मूला दिया है ना ये वाला। तुम यहाँ पे देख लिया, यहाँ पे H2SO4 है तो 2 होगा, H3PO4 है तो यहाँ पे 3 होगा, है ना। तो बस फॉर्मूला देख के बता दोगे कि यहाँ पे n फैक्टर कितना है, 3 है, 2 है, कितना है। ठीक है, एसिड के बारे में मालूम है, और कुछ एसिड तुम्हें नहीं मालूम से एक एसिड मैंने H3PO2 ले लिया है ना, तो H3PO2 के बारे में मैंने मालूम कि 3 प्रोटॉन निकालेगा कि 2 प्रोटॉन निकालेगा, ये टाइम के साथ में मालूम चल जाएगा। जितने भी मतलब मैंने एक एग्जांपल दिया, इस तरह से कई एग्जांपल और भी है। ठीक है, 2-3 एग्जांपल और है जो टाइम के साथ में मालूम चल जाएगा कि कहाँ पर कितने प्रोटॉन निकलेगा। सबको एक साथ बता देंगे तो कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं 1 by 1 बताता चलूंगा, तुम्हें मालूम। हाँ ठीक है, तो थर्ड पॉइंट आते हैं फॉर बेसिस। अगर कोई बेस है तो बेस का फैक्टर कैसे निकालोगे? तो बेस के लिए एसिडिटी होता है। ठीक है, एसिडिटी याद रखो, एसिड के लिए बेसिसिटी होता है और बेस के लिए एसिडिटी, है ना। तो एसिडिटी क्या होगा? NaOH है, तो NaOH अगर वाटर में डालोगे तो 1 मोल NaOH कितना OH माइनस देगा? 1 ना। तुमने NaOH लिया, NaOH डाल दिया वाटर में तो क्या देगा? Na प्लस OH माइनस। ठीक है, जितना OH माइनस देगा वही उसका n फैक्टर। तो यहाँ पर 1 मोल NaOH दे रहा है, OH माइनस दे रहा है, तो 1 इसका
होगा। इस तरह से अमोनियम हाइड्रोक्साइड 1 देगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया एक ही होता है ना, ठीक है बेटा। ये दो अलग अलग चीज नहीं है। क्यों अलग अलग चीज नहीं है? तुमने अमोनिया लिया, अमोनिया को वाटर में डाल दो, घोल दो उसको वाटर में, ठीक है। तो वाटर में घुलने पर जो अमोनिया है अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। तो जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिजोल्व करोगे, जब उसका रिएक्शन दिखाओगे तो क्या होगा? NH4 प्लस OH माइनस। मतलब जो अमोनिया है वो 1 मोल OH माइनस देगा, या फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी क्या देगा? 1 मोल OH माइनस वाटर में, ठीक है बेटा। अमोनिया 1 मोल OH माइनस देगा और अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी 1 मोल OH माइनस देगा। उस तरह से बेटा बेरियम हाइड्रोक्साइड, अगर तुम बेरियम हाइड्रोक्साइड की बात करोगे तो देखो यहाँ पे कितने OH है? 2 दिख रहा है, क्लियर है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर बेरियम हाइड्रोक्साइड का n फैक्टर 2 होगा। इसी तरह जो अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, जैसे अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड इतना इजीली देता नहीं है, लेकिन थ्योरेटिकली हम लोग देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो Al3++ थ्राइस OH माइनस है ना। तो यहाँ पर 3 रिप्लेसमेंट प्रोटॉन है, तो यहाँ पर इसका n फैक्टर 3 हो जाएगा, बेरियम हाइड्रोक्साइड का 2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग करते हैं। नोट कर लिया होगा तुम लोगों ने, इसे नहीं किया बेटा कर लो नोट। सर हाँ, बोलो बेटा। सर ग्लूकोज का इन्फेक्टर कैसे होगा? वो तो आयन ही नहीं देता है। आयंस नहीं देता है ना। तो उसका हम लोग देखेंगे। तो कुछ अगर आयंस नहीं देता है तो कोई दूसरा रिएक्शन देगा, रिडॉक्स रिएक्शन कराएगा, मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा, ठीक है। जो कार्बन है, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो जाएगा, तो हम लोग वहाँ पर इनफैक्ट उसका देखेंगे रिडॉक्स रिएक्शन से, ठीक बेटा। ओके सर। आगे आ जाओ सॉल्ट। देखो मतलब आगे उसका देखो बेटा, आगे ग्लूकोज का सर देखेंगे। नहीं है ग्लूकोज एसिड बेस तो है नहीं ना। देखो हम लोग अभी क्या पढ़ा, अभी एलिमेंट का देखा। यस सर। ग्लूकोज क्या नॉन एलिमेंट है? एलिमेंट तो नहीं है ना। फिर हमने देखा Yes, एसिड का, ग्लूकोज एसिड है नहीं है। फिर हमने देखा बेस का, तो क्या ग्लूकोज बेस है? नहीं ना, ग्लूकोज बेस भी नहीं है। फिर आ जाएंगे सॉल्ट पर, तो क्या ग्लूकोज सॉल्ट है बेटा? सॉल्ट भी तो नहीं है ना। तो जिस कैटेगरी में आएगा उस कैटेगरी फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। आ जाते हैं यहाँ पर सॉल्ट्स। तो अगर सॉल्ट है तो सॉल्ट का कैसे निकालेंगे? फॉर सॉल्ट्स द n फैक्टर फॉर सच सॉल्ट इज द टोटल चार्ज ऑन कैटायन और अनायन। ये मैंने हाईलाइट कर दिया, ठीक है। तो या तो तुम कैटायन पर चार्ज देखोगे या फिर तुम अनायन पर चार्ज देखोगे, ठीक है। जो सॉल्ट्स होता है, तुमने यहाँ पर AgNO3 लिया, तो जो सॉल्ट है हमेशा न्यूट्रल रहेगा, तुम्हारा बेटा न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल कैसे होगा? जितना कैटायन के ऊपर चार्ज होगा उतना ही अनायन के ऊपर चार्ज होगा, है ना। ये दोनों जो चार्ज होगा वो आपस में इक्वल होना चाहिए, तभी तो सॉल्ट बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट। अगर इक्वल नहीं है तो न्यूट्रल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो डेफिनेशन दिया गया इसको देखोगे तो लिखा हुआ है n फैक्टर ऑफ सॉल्ट, है ना, इज द टोटल चार्ज ऑन कैटायन और अनायन। तो कैटायन और अनायन पे जो चार्ज होगा वही उसका n फैक्टर होगा। आ जाते हैं बेटा, बात कर लेते हैं इस रिएक्शन पर, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है, यहाँ बेटा ये जो रिएक्शन है वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। HCl का PPT मिल रहा है, PPT ये होता है, ठीक है। व्हाइट कलर का PPT होता है, व्हाइट PPT, है ना। तो HCl है, व्हाइट PPT है। तो इस प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट कर रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड से। सिल्वर नाइट्रेट क्लोराइड से रिएक्ट करके मैग्नीशियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड दे रहा है। अब तुम देखोगे तो क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है? देखो यहाँ पर सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है। किसी भी एलिमेंट को उठा लो, किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है ना। तो अगर किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। तो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं यहाँ पे? देखो नॉन रिडॉक्स चेंज, ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। तो अगर रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है तो यहाँ पर हम लोग n फैक्टर कैसे निकालेंगे? सॉल्ट से देखेंगे ना। तो यहाँ पर कैटायन पर जो चार्ज होगा वही उसका n फैक्टर, या फिर अनायन पर जो चार्ज होगा वही उसका n फैक्टर। तो इस रिएक्शन देखेंगे बेटा AgNO3, AgNO3 का n फैक्टर कितना होगा? जो AgNO3 है इसमें जो कैटायन है बेटा Ag+ है, और क्या होगा बेटा जो अनायन है वो क्या है? NO3-, ठीक है। तो Ag+ + NO3-, समझ में आ रहा है बेटा। तो जो n फैक्टर टोटल चार्ज ऑन कैटायन या फिर टोटल चार्ज ऑन अनायन ये होगा। तो कैटायन पर चार्ज कितना है? देखो एक
चार्ज है बेटा, 1 m पॉजिटिव चार्ज है ना, तो n फैक्टर इसका क्या होगा 1। या फिर तुम अनायन को ही देखो, अनायन पे कितना नेगेटिव चार्ज है 1, तो n फैक्टर इसका कितना हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा। ठीक है, चाहे तुम कटायन को लेकर चलो चाहे तुम अनायन का लेकर चलो। अब यहाँ पे आते हैं बेटा MgCl2 को देख लेते हैं। ठीक है, MgCl2 तो मैग्नीशियम क्लोराइड में मैग्नीशियम कटायन है, मैग्नीशियम क्लोराइड के पे चार्ज का बेटा Mg2+ और क्लोरीन अनायन है, तो क्लोरीन पर 2 नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो मैग्नीशियम पर चार्ज 2 है बेटा, तो मैग्नीशियम का कितना होगा 2, क्लोरीन के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज है, लेकिन यहाँ पे कितने क्लोरीन है तो बेटा यहाँ पे लिखा हुआ टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज देखना होगा यहाँ के ऊपर। ठीक है, तो टोटल चार्ज कितना होगा, 1 क्लोरीन पर 1 नेगेटिव चार्ज है, तो 2 क्लोरीन में कितना नेगेटिव चार्ज हो जाएगा 2 हो जाएगा ना, एनफेडस का क्या हो जाएगा 2। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर, एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे ले ले रहा हूँ बेटा, एक एग्जांपल मैं यहाँ पे ले ले रहा हूँ AlCl3। AlCl3 का n फैक्टर कितना होगा, AlCl3 बेटा यहाँ पर सॉल्ट है ना, अल्युमिनियम के ऊपर कितना चार्ज है, अल्युमिनियम के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है। अगर तुम क्लोरीन की बात करो तो क्लोरीन के पास कितना नेगेटिव चार्ज है, तो क्लोरीन के ऊपर टोटल 3 नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो इसका n फैक्टर हो जाएगा 3। ठीक बेटा, तो समझ में आ गया होगा सबको सॉल्ट का n फैक्टर कैसे निकालते हैं। उसको स्क्रॉल करें बेटा नीचे। सर हाँ पूछो। सर MgCl2 का एग्जांपल एक बार दोबारा से समझा दीजिए। देखो जो MgCl2 है, MgCl2 में कटायन क्या है बेटा, मैग्नीशियम है ना, देखो मैग्नीशियम दिख रहा है बेटा यहाँ पर। यस सर। MgCl2 में तो मैग्नीशियम पर कितना चार्ज है, 2 पॉजिटिव चार्ज है ना। यस सर। तो n फैक्टर कितना होगा 2, जो चार्ज है वही टोटल चार्ज देखना है। अगर मान लो कटायन नहीं देखना, अनायन देखना है, तो कितने क्लोरीन है बेटा यहाँ पर, देखो कितने क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है ना, क्लोराइड आयन देखो ट्वाइस क्लोराइड आयन, और 1 क्लोरीन के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज है, तो 2 क्लोरीन के ऊपर कितना नेगेटिव चार्ज होगा, 2 नेगेटिव चार्ज होगा ना बेटा, 1 पर -1, 2 के ऊपर -2 चार्ज, तो टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज 2 आ रहा है, तो n फैक्टर कितना होगा 2 है ना। जो टोटल चार्ज है वही n फैक्टर होगा, चाहे तुम कटायन की बात कर लो चाहे तुम अनायन की बात कर लो। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल तुम लोग देते हैं, तुम लोगों ने नाम सुना होगा एलम का, है ना, पोटास एलम। ठीक है, कोई बताएगा बेटा फॉर्मूला पोटास एलम का, कोई फॉर्मूला बताएगा बेटा, कोई नहीं बताएगा। ये पोटास एलम है। ठीक बेटा, ठीक है, ठीक है। अच्छा SO4 होल थ्राइस, ओके सर। फॉर्मेटिंग कर देते हैं, है ना, अब समझ में आ रहा है। यस सर। सर क्या लिखा है एक बार बता दो। ओके, K2SO4.Al2SO4 ये डॉट है ना, K2SO4.Al2SO4.24H2O ये होता है पोटास एलम। ठीक है, इसको पोटास एलम बोलते हैं। ठीक बेटा, तो अब इसका n फैक्टर निकालना है पोटास एलम का, तो कैसे निकालोगे, कटायन का टोटल चार्ज देखोगे, अनायन का टोटल चार्ज देखोगे, है ना, जो टोटल चार्ज है वही इसका n फैक्टर होगा। तो अब इसका n फैक्टर तुम लोग निकाल कर बताओगे मुझे। तो सर 8 आ रहा है सर। कुछ लोगों का 8 आ गया, अब बाकी लोग बेटा वो लोग भी बताओ।
यस सर 8। 8 आ रहा है सबका। तो देखो हम लोग पहले क्या करेंगे, यहाँ पर कितने कटायन है, कटायन की बात कर ले, ठीक है। तो अगर इसको वाटर में डालोगे, देखो जो पोटेशियम है, पोटेशियम कटायन देगा, अल्युमिनियम कटायन देगा, है ना। ये तो वाटर है, वाटर को तुम वाटर में डालो तो वाटर में मिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस पोटास एलम में पोटेशियम और अल्युमिनियम जो कटायन यहाँ पर मिल रहा है, तो पोटेशियम ट्वाइस ए प्लस, अल्युमिनियम यहाँ पे देखो 2 अल्युमिनियम है तो ट्वाइस Al 3 प्लस। तो अगर टोटल तुम कटायन की बात करोगे, जो चार्ज की बात करोगे, तो पोटेशियम मतलब 2 पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर 2 अल्युमिनियम है तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है। ऐड करोगे यहाँ पर 8 आ जा रहा है, तो यहाँ पर जो चार्ज है 8 पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अगर तुम नेगेटिव चार्ज की बात करोगे, जो सल्फेट आयन देखो, जो SO4 आयन, SO4 2 माइनस है ना, तो इसके ऊपर देखो सल्फेट के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। लेकिन सल्फेट आयन है कितना, 3 यहाँ पर सल्फेट आयन है और 1 यहाँ पर है, तो टोटल 4 सल्फेट आयन है, ठीक है। और 1 सल्फेट के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है, तो टोटल चार्ज कितना होगा बेटा, 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, 8 हो जाएगा कि नहीं। तो 8 नेगेटिव चार्ज है और 8 पॉजिटिव चार्ज, तो इसका n फैक्टर कितना होगा, तो n फैक्टर पोटासियम का 8 हो जाएगा। जब तुम कटायन की बात करो बेटा, तुम्हें एक ही करना होगा, है ना, जो तुम्हें इजी लगे वही करना, ऐसा नहीं तुम कटायन का भी कर रहे हो, अनायन का भी कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, है ना। तो तुम कटायन को केवल देख लो, कटायन में 1 पॉजिटिव चार्ज है, 8 है, तो n फैक्टर इसका 8 हो जाएगा। तुम अनायन को देख लो, अनायन में केवल 1 नेगेटिव चार्ज है, तो n फैक्टर इसका 8 हो जाएगा पोटासियम का, ठीक है। तो आगे चलिए बेटा। यस सर। ये हो गया तुम्हारा n फैक्टर। अब रिडॉक्स चेंज में देखते हैं बेटा, रिडॉक्स रिएक्शन अगर है, सर इसमें वाटर तो नहीं लेंगे? वाटर को तुम देखो पोटासियम में क्या किया, वाटर में डाल दे तो वाटर में मिक्स हो जाएगा ना, ठीक है। तो उसका बेटा कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। वाटर तुम यहाँ पर नहीं देखोगे। आ जाओ बेटा, फॉर ए रिडॉक्स चेंज, फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, n फैक्टर इज द चार्ज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। अब यहाँ देखो रिडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर रिडॉक्स चेंज के लिए। फॉर ऑक्सीडाइजिंग, चाहे तुम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करो चाहे तुम रिड्यूसिंग एजेंट की बात करो, दोनों का अलग अलग n फैक्टर निकलेगा, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या होगा बेटा, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, रिड्यूसिंग एजेंट का भी क्या होगा, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल, 1 मोल में कितना चेंज हो रहा है वही उसका होगा n फैक्टर, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल देखेंगे हम लोग, एग्जांपल यहाँ पर है, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ, ये तो सब बड़े बड़े एग्जांपल है ना। एक एग्जांपल मैं यहाँ पर ले रहा हूँ कि जो Cl2 है ना, Cl2 Cl माइनस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इस तरह से जो Cl2 है वो Cl माइनस में कन्वर्ट हो गया, तो इस क्लोरीन का n फैक्टर बताना है, ये क्वेश्चन बेटा, है ना। रिएक्शन दिया रहेगा, हाफ रिएक्शन को बोलते हैं। क्यों हाफ रिएक्शन बोल रहे हैं बेटा, क्योंकि यहाँ पर केवल और केवल रिडक्शन दिख रहा है। जब भी रिएक्शन होता है बेटा तो वहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ चलता है। यहाँ पर केवल रिडक्शन दिख रहा है, इसका मतलब जो ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन वो तुम्हें नहीं दिया गया है, इसलिए इसको हाफ रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है, हाफ रिएक्शन। तो n फैक्टर में तुम्हें हाफ रिएक्शन दिया रहेगा, तो यहाँ पर जो एग्जांपल ढेर सारा दिख रहा है ये सब हाफ रिएक्शन है, ठीक है। तो हाफ रिएक्शन इन सब एलिमेंट का दिया गया है। तो यहाँ पर भी एक मैंने हाफ रिएक्शन ले लिया, इस हाफ रिएक्शन में क्लोरीन Cl माइनस में कन्वर्ट हो रहा है और इसका n फैक्टर बताना है। अब क्या करोगे बेटा, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल निकालना होगा, ठीक है। तो अब देखो जो क्लोरीन है तो 0.5 नहीं सुनो पहले, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्लोरीन है, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, यहाँ पर देखो 0 है ना, ठीक है। कोई एलिमेंट अगर एलिमेंटल फॉर्म में है उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। तो एक बार रिवाइज कर लेना तुम लोग, जो फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था ऑक्सीडेशन नंबर, उसको रिवाइज कर लो। अब यहाँ पर देखो बेटा क्लोरीन है, क्लोरीन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है ना, तो जो आयन है, आयन का ऑक्सीडेशन नंबर तुम यहाँ निकालोगे,
यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर -1 आ गया, ठीक है। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो रहा है? अगर तुम क्लोरीन की बात करोगे तो क्लोरीन में 1 का चेंज हो रहा है ना। जो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू 1। तो एक क्लोरीन में 1 का चेंज हुआ, लेकिन देखो पर मॉलिक्यूल पर मोल ऑफ द सब्सटेंस बोल रहा है। तो आप देखोगे जो क्लोरीन यहाँ पर है, यहाँ पर 2 क्लोरीन है, ठीक है। तो एक क्लोरीन में 1 का चेंज हो रहा है, तो 2 क्लोरीन में कितने का चेंज होगा? टोटल चेंज कितना होगा बेटा? टोटल चेंज, तो टोटल चेंज यहाँ पर होगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, है ना, क्योंकि यहाँ पर 2 क्लोरीन है, एक क्लोरीन में 1 का चेंज हुआ तो 2 क्लोरीन में 2 का चेंज होगा। तो जो n फैक्टर है इस रिएक्शन में, n फैक्टर कितना हो जाएगा? 2। सो n फैक्टर ऑफ क्लोरीन और दिस रिएक्शन विल बी 2, ठीक बेटा। सर तो वहाँ पे हम 2Cl- लिख देंगे ना। हाँ, तुम बैलेंस करना, अभी बैलेंस करना बताया नहीं गया है, तो बैलेंस करने की जरूरत नहीं है अभी। इसमें बैलेंसिंग कोई जरूरत नहीं है n फैक्टर निकालने में, ठीक है। यहाँ पर तुम्हें बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक बेटा। ऐसे बैलेंस करते कोई बात नहीं है, लेकिन बैलेंसिंग का कोई जरूरत नहीं है। अब इस रिएक्शन पर आ जाएंगे बेटा। जो रिएक्शन यहाँ पर दिया गया है कि n फैक्टर, ठीक है। तो KMnO4, अब यहाँ पर देखोगे कि प्रोडक्ट साइड में केवल मैंगनीज है, रिजेक्टेंट साइड में पोटेशियम परमैंगनेट है बेटा। पोटेशियम परमैंगनेट का कलर तुम्हें मालूम है क्या होता है? तो पर्पल, पर्पल कलर होता है, पर्पल है ना, वाइट पर्पल कलर, ठीक है। और जो Mn2+ है कलरलेस होता है। तो यहाँ पर KMnO4 पर्पल कलर से कलरलेस हो रहा है। और H पर देखो, एरो के ऊपर H+ लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो तुम्हारा रिएक्शन है, नहीं, जो रिएक्शन है वो एसिडिक मीडियम में चल रहा है। जरूरी नहीं है कैटलिस्ट दिया रहे, ठीक है। कभी कभी एरो के ऊपर जो है मीडियम के बारे में भी इंफॉर्मेशन दिया रहता है, ठीक है। कैटलिस्ट को भी एरो पर लिखते हैं, मीडियम को भी एरो के ऊपर लिखते हैं, कभी कभी रिएजेंट को भी एरो के ऊपर लिखते हैं, ठीक है। तो एरो पर कोई सब्स्टिट्यूट दिया गया, इसका मतलब जरूरी नहीं कि वो कैटलिस्ट ही है, ठीक है। और इस रिएक्शन में Mn2+ कैटलिस्ट होता है, तुम लोग आगे पढ़ोगे, ये ऑटो कैटलिस्ट रिएक्शन होता है। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पर KMnO4 गिव्स Mn2+, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग मैंगनीज, जो मैंगनीज इकलौता मैंगनीज दिख रहा है, उसी का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट साइड में, हाँ, मैंगनीज प्रोडक्ट साइड में कोई भी पोटेशियम भी नहीं दिया गया, ऑक्सीजन भी नहीं दिया गया है, तो बस केवल एक इन्फॉर्मेशन दिया गया है, मैंगनीज। हम लोग मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर जो मैंगनीज है इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, है ना। लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn = x। पोटेशियम का 1 होता है, ऑक्सीजन का कितना होगा बेटा? -2 मल्टीप्लाइड बाई 4, ऑक्सीजन = 0। इसको सॉल्व करोगे तो x = 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो Mn है, Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +7 हो जाएगा। क्लियर बेटा सबको? इससे कोई डाउट है? हाँ। अब यहाँ पर Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो जो Mn है बेटा, Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? यहाँ पर देखो क्लियर दिख रहा है, 2 है, ठीक है। +2 है यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर, और रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीडेशन नंबर +7 है। तो चेंज कितने यूनिट का हो रहा है बेटा? जो चेंज है ना, चेंज कितना होगा बेटा? चेंज यहाँ पर आ रहा है 7 - 2 का चेंज आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो चेंज आ रहा है बेटा 5 का आ रहा है। तो n फैक्टर यहाँ पे कितना होगा? तो n फैक्टर यहाँ पर होगा, NF मैंने लिखा n फैक्टर है, ठीक है। n फैक्टर यहाँ पर 5 होगा, ठीक है। यस सर, एक बार ये वाला दोबारा बता दीजिए। नीचे वाला दिखा दे बेटा दोबारा, ये भी उसी तरह से है। बता बेटा नीचे वाला देखो, यहाँ पर जो मैंगनीज है, मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, सेम फार्मूला लगाओगे। लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn = x। पोटेशियम 1 है यहाँ पर, तो पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है ऑलवेज, है ना। 4 मल्टीप्लाइड का ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन 2 होगा। न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो चार्ज 0 रखोगे यहाँ पर, इसको सॉल्व करोगे, है ना। तो x = कितना हो जाएगा? x = +7। तो यहाँ पर जो Mn है, Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +7 है,
जो प्रोडक्ट बेटा, प्रोडक्ट में एमन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +4। देखो दिख रहा है +4 ना, +4। ठीक है, तो चेंज Yes, sir. कितना होगा? चेंज निकालोगे यहाँ पर, तो चेंज इक्वल टू 7 - 4 है ना। तो कितना आ रहा है बेटा चेंज? 3 यूनिट का 3 आ रहा है ना। तो यहाँ पर n फैक्टर कितना होगा? n फैक्टर यहाँ पर होगा 3। कोई डाउट है बेटा यहाँ पर? सर इसमें जो वो है मैंगनीज, उसका ऑक्सीडेशन नंबर 4 कैसे हुआ? देखो है ना, अगर कोई आयन है तो आयन का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हो? लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एमन इज इक्वल टू x, है ना। x इज इक्वल टू चार्ज ऑन द आयन, तो चार्ज कितना यहाँ पर +4 है ना। Yes, एमन sir, का हो ऑक्सीडेशन गया। नंबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यस सर, हो गया। और किसी कोई डाउट है बेटा? सर ये सारे पार्ट एक लगभग। हाँ, अब देखो यहाँ पर जो नेक्स्ट पार्ट है उसे, ये क्वेश्चन बेटा यहाँ पर मैंने इलस्ट्रेशन दिया है ना, ये इलस्ट्रेशन केवल कहाँ से आ गया? सो वो बीच में मेरा कनेक्शन लॉस्ट हो गया था, आज छूट गया, तो तीसरे से समझ में आ जाएगा। ओके, इधर देखो KMnO4, यहाँ पर मीडियम क्या है बेटा? OH एरो के ऊपर OH माइनस है ना। इसका मतलब मीडियम क्या है? बेसिक मीडियम होगा। देखो जो KMnO4 था यहाँ पर एसिडिक मीडियम था, यहाँ पर जो मीडियम है वो वाटर है ना। वाटर मतलब क्या है? न्यूट्रल मीडियम। और यहाँ पर OH माइनस है, मतलब बेसिक मीडियम है। ठीक है, KMnO4 बेसिक मीडियम में। तो KMnO4 का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर मैंगनीज का निकालोगे तो मैंगनीज कितना होगा बेटा? +7 होगा। बार बार निकालने की जरूरत नहीं, एक बार निकाल लिया काफी है। ठीक है, +7। और एमन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना बेटा? यहाँ पर +6 है ना। चेंज निकालोगे तो चेंज कितना होगा? 7 - 6, 1 आ रहा है चेंज। तो इसका n फैक्टर कितना होगा? n फैक्टर इज इक्वल टू 1। उसी तरह से K2Cr2 और 7 इन एसिडिक मीडियम। ठीक बेटा, K2Cr2 7 इन। तो सर इसमें मीडियम का क्या रोल है? मीडियम देखो, मीडियम का रोल यहाँ पर जो KMnO4 का 3 सिमिलरेशन देखा यहाँ पर। KMnO4 एसिडिक मीडियम में Mn2+ देगा, KMnO4 न्यूट्रल मीडियम में Mn4+ देगा। KMnO4 देखो सेम KMnO4 आएगा, तुमने मीडियम को चेंज कर दिया, ये Mn+6 में जा रहा है। ठीक है, तो ये मीडियम का बहुत बड़ा रोल बेटा ऑक्सीडेशन नंबर में। ठीक है, ओके सर। यहाँ पर जो K2Cr2 7 है एसिडिक मीडियम में Cr3+ बना रहा है। तो यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, है ना। कैसे निकालोगे? लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इज इक्वल टू x। 2 क्रोमियम का 2x हो जाएगा, है ना। पोटेशियम +1 होगा पोटेशियम का। ऑक्सीजन का -2 होता है बेटा, -2 मल्टीप्लाइड बाई 7, चार्ज 0 है ना। सॉल्व करोगे x इज इक्वल टू +6 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 आ गया। ठीक है, और प्रोडक्ट साइड में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बेटा? प्रोडक्ट साइड में देखो Cr3+ है, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा यहाँ पर? 3। ठीक है, चेंज निकालोगे यहाँ पर, चेंज तो चेंज कितना आ रहा है बेटा? 6 - 3, 3 आ रहा है। सबको दिख रहा है बेटा चेंज यहाँ पर 3? यस सर। लेकिन ये जो चेंज है एक क्रोमियम का चेंज है। देखो रिएक्टेंट साइड में 2 क्रोमियम था ना, है ना। तो एक क्रोमियम में 3 का चेंज हो रहा है, तो 2 क्रोमियम में कितने का चेंज होगा? एक क्रोमियम में अगर 3 यूनिट का चेंज हो रहा है तो 2 क्रोमियम में कितने यूनिट का चेंज होगा बेटा? 6 यूनिट। हाँ, मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दोगे 6। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जो टोटल चेंज है, टोटल चेंज हो जाएगा 6। ठीक है, टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू 6। तो यहाँ पर n फैक्टर कितना होगा बेटा? 6 हो जाएगा। ठीक है, यस 1 2 3 4 या 4 तक, है ना। ये बता दिया मैंने, यहाँ तक 4 तक कोई डाउट नहीं होगा। आगे देखते हैं यहाँ पर, है ना। C2O4 जा रहा है बेटा यहाँ पर C2O4 CO2 में। तो यहाँ पर जो कार्बन है, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, है ना। यहाँ पर निकालो बेटा, कितना आएगा? निकालोगे तो यहाँ पर आएगा +3।
प्रोडक्ट साइड में +4 होगा, ठीक है। तो चेंज यहाँ पर कितना आ रहा है बेटा, चेंज यहाँ निकालोगे तो आएगा 4 - 3 = 1। टोटल चेंज कितना होगा, सर 2। तो टोटल चेंज कितना आ रहा है बेटा, यहाँ पर 2 होगा, ठीक है। तो एन फैक्टर रिएक्टेंट का निकालते हैं, प्रोडक्ट का नहीं। जो रिएक्टेंट है इसका एन फैक्टर कितना होगा, एन फैक्टर यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से आयरन सल्फेट का निकालो, तो यहाँ पर जो आयरन है, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 आएगा, है ना। यहाँ पर क्लियर दिख रहा है इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, ठीक है। तो इसका एन फैक्टर कितना होगा, इसका एन फैक्टर देखो, यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में एक ही आयरन है, ठीक है बेटा। करना है यहाँ प्रोडक्ट में 2 आयरन लिखा हुआ, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैं रिएक्टेंट साइड को देखना है, रिएक्टेंट साइड में केवल एक आयरन है ना, तो एक आयरन में कितना चेंज हो रहा है वो निकालना होगा, ठीक है। तो 3 - 2 = 1। तो यहाँ पर जो एन फैक्टर यहाँ पर आ जाएगा 1, ठीक है। अरे Fp का ऑक्सीडेशन नंबर 2 कैसे हुआ? ऊपर वाले यहाँ पर बेटा, यस सर। यहाँ देखो बेटा, जो आयरन सल्फेट है, आयरन सल्फेट में है ना, जो सल्फेट आयरन सल्फेट आयरन के ऊपर कितना चार्ज होगा, 2 नेगेटिव चार्ज। 2। यस सर। तो आयरन के ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज होगा, अगर सल्फेट के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज तो आयरन के ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज होगा बेटा, 2 ही पॉजिटिव चार्ज होगा ना। यस। तो इस तरह तुमने निकाली, यहाँ पर एन फैक्टर आयरन में कितना होगा 2। कभी कभी केवल कॉमन सेंस से हम लोग आंसर निकाल लेते हैं, ठीक है। जब तक कुछ करने की जरूरत नहीं होता, बस कॉमन सेंस तुमने यहाँ पे यूज किया और निकाल दिया आंसर, ठीक बेटा। तो आगे देख लेते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को। F2O3 गिव्स FeSO4, बस इस रिएक्शन को उल्टा कर दिया गया है ना। यहाँ पर जो ऊपर रिएक्शन था उसको उल्टा कर दिया गया है। तो अब यहाँ पर जो रिएक्टेंट है, अब रिएक्टेंट ध्यान से देखो बेटा, रिएक्टेंट जो है ना, वो दूसरा हो गया है। तो जो प्रोडक्ट साइड में था वो तुम्हारा रिएक्टेंट हो गया है, ठीक है। याद रखना, यहाँ पर जो रिएक्टेंट है अब Fe2O3, अब Fe2O3 के साथ चलोगे तो यहाँ पर जो रिएक्टेंट साइड में आयरन है उसका ऑक्सीडेशन में कितना है बेटा, इसका ऑक्सीडेशन में +3 है, और सेम FeSO4, तो यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन में कितना होगा, +2, ठीक है। तो चेंज यहाँ निकालोगे, जो चेंज है, चेंज = 3 - 2, तो 1 आ रहा है बेटा। लेकिन रिएक्टेंट साइड में कितने आयरन है, देखो रिएक्टेंट साइड में 2 आयरन है ना। तो अब तुम्हें रिएक्टेंट, हमेशा रिएक्टेंट को ही देखना है बेटा। तो टोटल चेंज कितना होगा, टोटल चेंज, जो टोटल चेंज है दैट इज 1 × 2 = 2। जो एन फैक्टर है, एन फैक्टर = 2 हो जाएगा। इस रिएक्शन को देखो यहाँ पर 8 वाले में, आयोडीन माइनस गिव्स I2, तो यहाँ पर आयोडीन का ऑक्सीडेशन में -1 है, आयोडीन का 0 हो गया, ठीक है। हाँ, तो एन फैक्टर कितना होगा यहाँ पे बताओ, तुम लोग खुद से करके बताओ। 1 सर 2। हाँ, तुमने गड़बड़ कर दिया, देखो प्रोडक्ट साइड में I2 है ना, 1 होगा। ओके सर, ठीक है। तुम्हें रिएक्टेंट को देखना है, I माइनस गिव्स I2, तो यहाँ पर एन फैक्टर 1 होगा, ठीक है। यहाँ देखो 9th वाले को, I2 गिव्स I माइनस, बस इस रिएक्शन को रिवर्स कर दिया। अब बताओ यहाँ पर एन फैक्टर कितना आएगा, सर 2 0। अब यहाँ पर नहीं, 0 कैसे होगा, अच्छा 2 होगा ना। देखो ऑक्सीडेशन नंबर 0 यहाँ पर है, -1 जाएगा, तो एक में 1 यूनिट का चेंज हो रहा था, 2 में कितना चेंज होगा बेटा, तुम्हें चेंज निकालना है। तो एन फैक्टर = 2 × 1 = 2, है ना। तो एन फैक्टर यहाँ पर 2 हो जाएगा, याद रखो यहाँ पर एन फैक्टर 2 है, ठीक है। यहाँ पर एन फैक्टर 1 है, यहाँ पर तुमने एन फैक्टर कितना निकाला बेटा, यहाँ पर एन फैक्टर तुमने 2 निकाला था, ठीक है। आ जाओ इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर ये 10th है, ठीक है। अब इसका निकालना, तो एन फैक्टर निकालो बेटा, तुम लोग करो। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन सर 2+। अब उसको चेंज निकाल लो, उसके बाद सर चेंज 1/2 आ रहा है। टोटल चेंज निकालो, कितना आ रहा है, सर 1। टोटल चेंज कितना आ रहा है,
सर 6 कितना आ रहा है बेटा? ये 2 है, ये यहाँ पर आएगा 2.5, ठीक है। तो 0.5 का डिफरेंस। हाँ, तो चेंज यहाँ सर निकालोगे। 0.5 आ रहा है। हाँ, तो जो चेंज यहाँ पर आएगा, चेंज इज इक्वल टू 2 माइनस 2.5, ठीक है। तो 0.5 आएगा। तो टोटल चेंज कितना होगा? टोटल चेंज 1 तो टोटल चेंज इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर इसका n फैक्टर हो जाएगा 1, ठीक है। आ जाओ यहाँ पर 11 क्वेश्चन में IO3 माइनस गिव्स I प्लस, निकालो बेटा n फैक्टर। सर 4 यस सर। 4 सर 4 कृष्णा तुम बताओ आंसर से क्या होगा? कृष्णा जैन, क्या हो क्लास में या नहीं? दिन का चले गए हो? कुणाल, यस सर। कितना आएगा इसका आंसर 11th का? 4 आ रहा है। 4 आ रहा है, ठीक है। ठीक है, कृष्णा का भी सही आंसर है। शायद उसका स्पीकर गड़बड़ होगा, ठीक है। इधर देख लो, माइक गड़बड़ होगा। तो यहाँ पर इसका निकालोगे ऑक्सीडेशन नंबर, है ना। तो कितना आ रहा है? +5 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर +1 है, तो टोटल चेंज निकालोगे, चेंज है ना। तो चेंज कितना होगा? 5 माइनस 1, तो यहाँ जाएगा 4, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है इस रिएक्शन में, देखो ना। जो 12th क्वेश्चन है, 12th क्वेश्चन को देखो बेटा। जो 12th क्वेश्चन है इसमें 2 रिएक्टेंट दिख रहा है, सॉरी 2 प्रोडक्ट दिख रहे हैं। एक है Cu2 प्लस और दूसरा है SO2, है ना, दिख रहा है बेटा। तो यहाँ पर जो Cu है ना, Cu का ऑक्सीजन नंबर +2 होगा और सल्फर का -2 होगा, ठीक है। यह मैंने बता दिया। अब जो कॉपर बेटा, कॉपर में देखो चेंज कितना हो रहा है कॉपर का। कॉपर में चेंज जो है 0 हो रहा है कि नहीं? 0। नो चेंज, यस सर, नो चेंज। नो यस चेंज। सर नो चेंज होगा। और जो सल्फर है, सल्फर में कितना चेंज हो रहा है? दिख रहा है बेटा? चेंज दिख रहा होगा, 2 यूनिट का चेंज हो रहा है। यस सर। हाँ, तो चेंज देखोगे यहाँ पर, चेंज यहाँ कितना हो रहा है? 4 माइनस 2, है ना, सॉरी यहाँ 4 माइनस 2 होगा ना। तो चेंज यहाँ निकालोगे 6 होगा। 4 माइनस -2, ठीक है। जो चेंज है यहाँ पर 6 यूनिट का होगा, तो -2 से +4 में जा रहा है, तो चेंज यहाँ पर 6 यूनिट होगा। तो इसका जो n फैक्टर है, n फैक्टर इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, ठीक है। तो n फैक्टर यहाँ पर 6 हो गया। किसी कोई डाउट है बेटा यहाँ तक? तो सर हाँ, हमें बोलो कंसीडर करेंगे बेटा। कॉपर का या फिर सल्फर का? दोनों का देखना पड़ेगा तुम्हें। कॉपर में कितना हो रहा है, कॉपर में चेंज जो हो रहा है। चलो एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पर जो कॉपर का चेंज, टोटल चेंज हो रहा है, जो तुम्हें निकालना क्या? टोटल चेंज, है ना। टोटल चेंज निकालना है। तो कॉपर में 0 चेंज हो रहा है और सल्फर में कितना हो रहा है? जो सल्फर है, सल्फर में 6 का चेंज हो रहा है। तो टोटल चेंज 6 का हो रहा है। एक मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसके ओके बाद सर। ठीक है। तो अब इससे मान लो यहाँ पर तुम्हें सर क्वेश्चन मतलब प्रोडक्ट अगर 2 सम कर देंगे। हाँ, टोटल सम कर देना है। जैसे यहाँ पर देखो सम CuS है, ठीक है। CuS gives, चलो यहाँ पे CuS2 कर दो। CuS2 एक मिनट, मैं दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। Cu2S, Cu2S gives Cu2 plus SO3, ठीक है। आपको दिख रहा है बेटा क्वेश्चन?
तो अब यहाँ पर CuS का n फैक्टर निकालना है। ये बेटा थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पर CuS का n फैक्टर निकालना है। तो जो n फैक्टर है, n फैक्टर इज इक्वल टू टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ठीक है। टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो टोटल चेंज मतलब कि जो कॉपर है, कॉपर में चेंज निकालोगे, सल्फर में चेंज निकालोगे, दोनों चेंज निकाल कर ऐड कर दोगे तो टोटल चेंज आ जाएगा। तो अब यहाँ देखो, जो कॉपर है, कॉपर यहाँ पर +1 स्टेट में है, सल्फर -2 स्टेट में है, तो 8 आ रहा है, ठीक है। तो कॉपर में कितना चेंज हो रहा है? कॉपर देखोगे चेंज यहाँ पर, तो +1 से +2 में जा रहा है कॉपर, तो 1 यूनिट का चेंज हुआ है। सल्फर में देखो बेटा, जो सल्फर है -1 से सल्फर +6 में जा रहा है, ठीक है। तो सल्फर -1 से सल्फर +6 में जा रहा है, ठीक बेटा। अब टोटल चेंज निकालना है, तो Cu में कितने चेंज हो रहा है? जो Cu है, Cu में चेंज आ रहा है बेटा 1 यूनिट का। देखो +1 से -1 में गया 2 यूनिट का, +1 से +2 में जा रहा है, तो 1 यूनिट का चेंज हो रहा है कॉपर में, है ना। लेकिन कॉपर कितना है यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में? कॉपर कितना है बेटा? देखो कॉपर 2 है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि रिएक्टेंट साइड में 2 कॉपर है, ठीक है। तो टोटल चेंज में यहाँ पर 2 कॉपर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1 कॉपर में 1 यूनिट का चेंज हुआ, तो 2 कॉपर में 2 का चेंज होगा, ठीक है। यहाँ जो +1 है वो 1 कॉपर में चेंज आया था, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 कॉपर में टोटल चेंज आ जाएगा, है ना। इसी तरह जो सल्फर है, सल्फर में चेंज देखोगे यहाँ पर, जो चेंज इन सल्फर है बेटा कितना आएगा? प्रोडक्ट साइड में +6 है, रिएक्टेंट साइड में -1 है, ठीक है। तो 6 -1, तो ये 7 चला गया है, 7 आ गया, 7 का चेंज आ रहा है, ठीक है। और सल्फर यहाँ पर 1 है, हाँ, तो 1 सल्फर से में है ना, तो 1 सल्फर से कितना चेंज आ रहा है बेटा? 7 ही। तो -1 से +6 में जा रहा है ना बेटा सल्फर, इसलिए 7 का ऊपर आपने -2 लिखा हुआ है यहाँ पर, तो -2 होगा ना सर, आपने -2 लिखा है। सॉरी बेटा, यहाँ पर सल्फर, हाँ ठीक है, -2 है, -2 होना चाहिए। हाँ -2, तो -2 होगा यहाँ पर, है ना, ये 8 होगा, ठीक है। सॉरी बेटा, अब समझ में आ गया ना। तो 6 - -2 8 हो जाएगा, +8 हो गया, ठीक है। तो टोटल चेंज यहाँ लिखोगे, तो जो कॉपर है, कॉपर में चेंज कितना आ रहा है? कॉपर में चेंज आ रहा है +2 का टोटल चेंज। सल्फर में कितना चेंज आ रहा है बेटा? सल्फर में 8 का चेंज आ रहा है, तो 2 + 8 कितना हो जाएगा? 10। तो यहाँ पर CuS का n फैक्टर कितना होगा बेटा? 10। सर बोलो बेटा। सर, ये सल्फर का चेंज 8 कैसे हो, ये बता दीजिए एक बार। रिएक्टेंट साइड में सल्फर का ऑक्सीडेशन में -2 में लिखा है बेटा। यस सर। प्रोडक्ट साइड में सल्फर का ऑक्सीडेशन में +6 लिखा है यहाँ पर, यस सर। है ना, ये ठीक है। तो चेंज क्या होगा? प्रोडक्ट -8 नहीं होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो फाइनल कितना है? +6 माइनस इनिशियल कितना था बेटा? -2, फाइनल बेटा +6 है ना, माइनस इनिशियल कितना था बेटा? -2, ये होगा ना फाइनल, ये होगा तुम्हारा फाइनल, ये होगा तुम्हारा इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो 6 माइनस कितना होगा बेटा? प्लस, तो 8 हो जाएगा। सर एक बार फर्स्ट पार्ट एक बार दिखा दीजिए इसको जरा, ऊपर स्क्रॉल करके। कौन सा फर्स्ट पार्ट? यस सर, CU वाला, CU का इसका। सर ऊपर स्क्रॉल कर दीजिए सर फर्स्ट पार्ट की तरफ। अच्छा ठीक, ये देख लो। ठीक है बेटा, तो आगे चलें, नीचे बढ़ रहे हैं बेटा, ठीक है। चेंज का था ना, सही, सारे रेडॉक्स चेंज के थे, ये सब रिडॉक्स था, पर खत्म हो गया, ठीक है। ये सब रिडॉक्स का था। अगर मान लो यहाँ पर ग्लूकोज दिया होता, तो ग्लूकोज रिएक्शन लिखते हैं यहाँ पर, ग्लूकोज में कार्बन कहाँ से कहाँ पर जा रहा है, तो वहाँ पर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते, तो ग्लूकोज का भी n फैक्टर तुम्हें मिल जाता, ठीक है। तो ग्लूकोज का रिएक्शन मैंने लिखा नहीं है, तो अगर ग्लूकोज रिएक्शन दिया जाएगा एग्जाम में तो कर लोगे ना तुम लोग? यस सर, सिमिलर वे में, ठीक है। ओके, तो अब ये तुमने कर लिया। एक बार रिएक्शन लिख दीजिए तो। सर हाफ रिएक्शन लिख दो एक बार ही।
ग्लूकोज का रिएक्शन मुझे नहीं मालूम बेटा, देखना पड़ेगा, है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन उसका है, ठीक है। ओके सर। ओके सर। तो ये कर लिया होगा तुम लोगों ने बेटा, आगे बढ़े। यस 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 सर। सर। यस सर। तो अब हम लोग करेंगे कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, टाइम तो हो गया तुम लोगों का, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन सर हाफ रिएक्शन क्या होती है? हाफ रिएक्शन मतलब आधा रिएक्शन ना बेटा, जैसे जो रिडॉक्स रिएक्शन होता है, रिडॉक्स रिएक्शन में, है ना, एक होता है ऑक्सीडेशन और दूसरा क्या होता है बेटा, रिडक्शन। दोनों को मिला तुम क्या बोलते हो, रिडॉक्स, ठीक है। अगर तुम केवल ऑक्सीडेशन को ले रहे हो तो उसको क्या बोलोगे, हाफ रिएक्शन, या फिर केवल तुम रिडक्शन को ले रहे हो तो क्या होगा, हाफ रिएक्शन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना। तो एक मैं होमवर्क और दे रहा हूँ, एक होमवर्क पहले था, एक होमवर्क और यहाँ पर नोट कर लो। मैं 2-3 होमवर्क दे रहा हूँ, तुम उसको नोट कर लो तो हो जाएगा, ठीक है। तो एक होमवर्क नोट करो। बच्चों क्लास के बाद आपकी एक अनाउंसमेंट है, तो आप अभी अपना लेफ्ट मत करना। ओके सर। ओके सर। ठीक है बेटा। इस क्वेश्चन को नोट कर लो, यस सर। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसको शो करना, ठीक है। बस यही क्वेश्चन है। ओके बेटा, गुड इवनिंग। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आगे, ठीक है। ओके सर। गुड इवनिंग।